क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। अब आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो हम सोच रहे थे कि आप लोग को कुछ मदद किया जाए। तो वही हम कर रहे हैं क्या कि हम वीडियो बना करके आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहले केवल है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव में आईआईटी और नीट लेवल का बात नहीं, केवल बोर्ड्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोग को बोर्ड का ऑब्जेक्टिव्स जब हम कंप्लीट करवा देते हैं और साथ में एक एक रोज़ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जैसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 का 5-6 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 2 ऐसे कर करके पूरा हर चैप्टर का आपके 12th के लिए, जो 12th का जो भी सिलेबस है आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसका हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 50-60 क्वेश्चन हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन का क्या रहा है कि व्हेन ए ग्लास रड इज रब्ड विथ, व्हेन ए ग्लास रड इज रब्ड विथ, वीडियो सही है ना, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, then charge acquired by a glass rod is positive, negative, both negative, both positive and negative, ना दी, 4 ऑप्शन दे दिया। बच्चों बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप सबसे पहले समझ जाइए कि सवाल का आंसर जो होगा वो होगा पॉजिटिव। अब इसके पीछे का रीजन समझिए। पहला का आंसर कोई पूछेगा तो पहले पहला का आंसर लिख दीजिएगा ऑप्शन ए। अब इसके पीछे का रीजन बताते हैं, आप समझिए कि ग्लास रड को जब हम रब्ड करते हैं सिल्क के क्लॉथ से, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रड, तो होता क्या है कि भाई जब ग्लास रड को सिल्क के क्लॉथ से, सिल्क के कपड़ा से आप रगड़िएगा, तो ग्लास रड के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज जो है ना, सॉरी ग्लास के रड के ऊपर का जो निगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो ग्लास के रड के ऊपर केवल कौन चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पहला का बहुत बस बेसिक सवाल था, पहला तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ए चार्ज बॉडी कैन हैव, मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर, कोई भी बॉडी के ऊपर मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा, कोई भी बॉडी के ऊपर मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा। तो आप सबसे पहले याद करिए, आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ा रहे थे क्यू के बारे में, तो क्यू के बारे में हम पढ़ाए थे कि आप याद रखिएगा चार्ज ऑन द बॉडी, क्यू के बारे में हम पढ़ाए थे कि चार्ज ऑन द बॉडी, मतलब आप मेमोरी में सेट रखिए कि चार्ज जब भी होगा तो वह किसी न किसी बॉडी के ऊपर होगा। बच्चों चार्ज जब भी होगा तो कहाँ होगा? किसी न किसी बॉडी के ऊपर। तो बच्चों किसी बॉडी पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वह बच्चों हमेशा हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बच्चों होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यानी बच्चों याद रखिएगा कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज अगर आपसे कोई पूछे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा, ऑप्शन आएगा बी आपका। यह बात ऑलरेडी भी पहले से भी हम बताए हुए हैं आप लोगों क्लास में कि ध्यान में होगा कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज हमेशा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बच्चा वाला सवाल है बच्चों, आगे बढ़ते हैं तेजी में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, मतलब कह रहा है क्या कि बच्चों 1 कूलम चार्ज जो होगा वह कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करेगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1 कूलम चार्ज जो होगा वह कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करेगा। तो आप याद रखिए कि 1 कूलम चार्ज कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फॉर्म कर, चलिए तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का हिंदी में मतलब समझ लीजिए कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 कूलम चार्ज यानी Q बराबर NE होता है, तो N बराबर Q/E। तो 1 कूलम चार्ज यानी कि 1 और इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा आपको, इसको डिवाइड कर दीजिए ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे 1/1.6 अब -19 है तो ऊपर जाके +19, तो 1 से 1.6 को डिवाइड करिएगा तो आपको कितना आएगा, इतना दिमाग नहीं लगाते कर लेते हो, 1 / 1.6 तो 0.625 × 10 कर दीजिए, तो n बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 6.25 × 10⁻18। वो 10 इधर गुना कर दिए हैं तो 19 में से वो निकल के 18 बच गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप ऑप्शन मिला लो 6.25 × 10⁻+18, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए सब आसान सवाल है, आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड इट्स मास
कह रहा है क्या कि कोई बॉडी अगर मान लीजिए कि निगेटिवली चार्ज्ड है, कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका मास डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा कि रिमेन सेम रहेगा। तो आप लोग खुद देखिए फिर हमको जवाब दीजिएगा। आप लोग को हम पढ़ाए थे निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि निगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ाए थे कि जब कोई बॉडी अपने ऊपर से चार्ज को गेन करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों जब इसमें निगेटिव चार्ज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यानी और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा, तो जब और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ये लेगा इसका मतलब इसमें मास बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज अगर रहता तो पॉजिटिव चार्ज में होता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता तो वहाँ पे मास डिक्रीज करता, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज है बॉडी पे तो निगेटिव चार्ज में चार्ज गेन होगा यानी यहाँ इंक्रीज होगा। एक लाइन का सवाल है बच्चों, लिख लीजिए। अब आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है क्या कि द कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज, तो कह रहा है क्या कि कोई भी चार्जिंग बॉडी का कॉज क्या होता है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना कि कॉज ऑफ अ चार्जिंग बॉडी क्या होगा, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया हुआ है। आप खुद सोचिए, बहुत आसान सवाल है और बताइए। मतलब कि एक लाइन में आप समझिए, आप लोग को कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मतलब आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे पढ़े हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में का मतलब बच्चों आप लोग को पढ़ाया जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q बराबर NE, और वहां पे आपको मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, लेकिन ऐसे मैग्नीट्यूड में लिखते हैं Q बराबर NE। और वहां पे आप लोग को हम पढ़ाए थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपली इतना ही जवाब दीजिएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब इतना ही बोलिएगा कि चार्ज ऑन अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां पर सीधा आपको बता दें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉन इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किसके फॉर्म में? इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन पे ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन से तो नहीं होगा, प्रोटॉन से नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और भी किसके फॉर्म में होता है? तो बच्चों केवल और केवल इंटीजर के फॉर्म में। इसलिए इस सवाल का आंसर भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर सी टिक मारिएगा। इस सवाल का आंसर भी क्या टिक मारिएगा? सी टिक मारिएगा। बच्चों उम्मीद करें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि अगर किसी मेटल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दें, तब इस मेटल के ऊपर बच्चों चार्ज कितना रहेगा। तो इस मेटल के ऊपर चार्ज जो रहेगा आप सिंपली पहले सॉल्व कर लो। Q बराबर NE होता है, तो बोलोगे हाँ। तो क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन अ मेटल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। और E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। तो Q बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी व्हाट इज द चार्ज ऑन द मेटल व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट, मतलब किसी मेटल से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को हटा भी दीजिएगा तभी चार्ज कितना बचेगा? 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। इस सवाल का आंसर आप ए लिख लो। उम्मीद करते हैं बच्चों हल्का हल्का सवाल, इसलिए थोड़ा तेजी में भी हम बोल रहे हैं, समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज। तो सारे बच्चों को पता ही, तो फर्जी सवाल है बच्चों, एक तरह का एकदम ही फर्जी सवाल है कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज। तो आपको 100 बार पढ़ा है कि न्यूट्रॉन पे जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जितना हमारा पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा 0 कूलम। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए। उम्मीद करें आपको दिख रहा होगा। चलो बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए, वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? हाँ सही करिए ना उसको वहां से लॉक करके एक बार फिर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, चार्ज इज। मतलब कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज इतना कूलम, चार्ज इज मतलब इतना कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हिंदी में समझ लो कि इतना कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
तो जब इतना कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। Q बराबर NE, तो N बराबर Q बाई E, तो N बराबर हो जाएगा जब आपका Q बाई E। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे दिमाग में रख लो कि इतना कूलम चार्ज में अगर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N बराबर Q बाई E। तो चार्ज यहाँ पर कितना है भाई, 1 मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। क्योंकि गौर से देख लो, इस क्वेश्चन का चार्ज इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो खुद गौर कर लो, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं इसलिए माइनस को यहाँ पे नहीं लगाए हैं। अब -19 को ऊपर ले जाओगे तो +19, तो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर +19। अब 10 और 10 बच्चों बेस सेम है, तो बेस सेम होने पे पावर को ऐड करोगे तो -19 में +19 में से -6 जाएगा, तो हो जाएगा +13, यानी n बराबर आ गया 10 टू द पावर 13। n बराबर क्या आ गया बच्चों, 10 टू द पावर 13। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर का आप देख लो बच्चों, आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, लिख लो। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा ही तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है इसलिए माइनस लगाया गया है। प्रोटॉन पे होगा तो प्लस लगाया जाएगा। तो इस सवाल में इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है तो ऑप्शन सी टिक मार देंगे। अभी सही आ रहा है ना प्रशांत? एक बार फिर लॉक करिए थे। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द चार्ज ऑन ए प्रोटोन इज, तो ये बच्चा वाला सवाल है, तुरंत बताया भाई। चार्ज ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन प्लस नेचर का होता है तो हो जाएगा +1.6, यानी इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा 10 नंबर का भी। यानी बच्चों 9 का भी सी, 10 का भी सी। आप लोग लिख लो पहले, 9 का भी सी है, 10 का भी सी है, और आते हैं 11 नंबर पे। इसमें उम्मीद करते होंगे कोई डाउट आप लोग को नहीं आ रहा होगा। चलिए अब 11 नंबर का आ रहा है क्या कि द एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इम्प्लाई दैट इट हैज, मतलब कह रहा है किसी बॉडी में निगेटिव चार्ज के आने का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लॉस्ट ऑफ सम इट्स इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट ऑफ सम इट्स प्रोटॉन, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, एक्वायर्ड फ्रॉम सम प्रोटॉन फ्रॉम आउटसाइड। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इम्प्लाई दैट, मतलब निगेटिव चार्ज के अस्तित्व में रहने का मेन कारण क्या है। कोई बच्चा बोलेगा कि एक्वायर सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर साइड, यानी इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे भाई किसी भी सरफेस के आउटर पे तुम निगेटिव चार्ज रखोगे तभी नहीं निगेटिव चार्ज बचेगा वहां पे। तो क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में रहेगा, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में रहना, तो निगेटिव चार्ज अस्तित्व में रहेगा। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा 11 नंबर का। चलो इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब आ जाओ 12 नंबर पे। तो 12 नंबर में कह रहा है क्या कि इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। तो भाई तो आप तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताए थे कि ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ा जाता है, तो होता क्या है कि ग्लास रॉड के ऊपर से सारा निगेटिव चार्ज हट जाता है, तो केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, तो केवल पॉजिटिव चार्ज क्यों रहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। इसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन हट जाता है सरफेस से, तो केवल पॉजिटिव चार्ज बचेगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलो बच्चों, तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, बच्चा वाला सवाल था सब। 13 नंबर पे आओ। कह रहा है क्या कि कम्ब रब्स थ्रो वन ड्राई हेयर ए स्मॉल बीट्स ऑफ अ पेपर, दिस इज ड्यू टू, मतलब कह रहा है क्या कि अगर किसी प्लास्टिक के कंघी को अगर ड्राई हेयर सूखे बाल पे अगर आप रगड़ते हैं, सूखे बाल पे अगर रगड़ते हैं तो ड्राई अट्रैक्ट स्मॉल बीट्स, तो छोटा छोटा पेपर के टुकड़ा उकड़ा को जो अट्रैक्ट करता है वह किसके गुण के कारण अट्रैक्ट करता है, किस नियम के कारण वो अट्रैक्ट होता है। तो खुद सोच लो, कम इज गुड कंडक्टर, कंघी एक अच्छा कंडक्टर इसके वजह से, तो ये भी तो मिला जुला के सही ही है। पेपर इज ए गुड कंडक्टर, ये भी मिला जुला के, पेपर तो कंडक्टर होता नहीं है, गलत बात है। द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज्ड कम, ये एकदम सही बात है भाई, क्योंकि एटम इन द पेपर। अच्छा बताओ, पहले बात समझो,
कोई भी बॉडी अगर पोलराइज्ड होगा तभी वो किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा, पोलर का अगर गुण शो करेगा। तो यहाँ पर एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कम। मतलब एक बात समझो, कम को जब अपने बाल पे रगड़ा जाता है तो कम के ऊपर चार्ज आ जाएगा, और कम के ऊपर जब चार्ज आएगा वो पोलराइज टाइप का होगा तो क्या करेगा, वही कोई छोटा छोटा पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वही कम थोड़ा देर ऐसे कम से इसी से रगड़ लिए, कम बाल से रगड़ लिए, और कुछ समय तक कम को छोड़ दो, फिर वही कम कोई चीज को अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी जब रगड़ के तुरंत करोगे तब अट्रैक्ट करता है। मतलब क्या है, इसका रीजन ये है कि द एटम इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कम। मतलब है क्या कि चार्ज कम, मतलब कम के ऊपर कंघी आ गया, कम सॉरी गलत बोल रहे हैं, कंघी के ऊपर चार्ज आ गया है और वही चार्ज पोलराइज्ड है, वही पेपर को अट्रैक्ट कर ले रहा है, पेपर के एटम्स को। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका रेडी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 कह रहा है क्या कि द चार्ज ऑन एन एटम इज, तो आप तो पहले से पढ़े हो कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसको बंद करिए, अथी लॉग आउट करिए। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कितना चार्ज होगा, 0 कूलम। यानी ये तो बच्चा वाला सवाल है, केमिस्ट्री में ही पढ़े होइएगा। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 0 कूलम। यानी ऑप्शन आपका इसका मिला लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर पे। कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये कोई सवाल है भाई, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। अब आते हैं 16 नंबर सवाल पे। यहां से बच्चों सॉल्व करने वाला सवाल आ रहा है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से ईमानदारी से देखिएगा। कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर इज f। पहले इतने को सवाल को समझो, यहीं से बनाते हैं। मतलब कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर इज f। मतलब मान लो कोई दो को चार्ज है, मान लो Q1 Q2 r दूरी पे है। कितना दूरी पे है, r दूरी पे है। तो जब ये r दूरी पे होगा, r डिस्टेंस पे होगा, तो खुद कॉमन सेंस लगा लो कि इसके बीच में जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स कितना है, F। नहीं लॉग आउट हुआ गया। मतलब एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2 है। इसके बीच का दूरी कितना है, r है, और इसके बीच का दूरी r जब है तो उस वक्त, और मीडियम यहाँ पे अभी एयर है, तो मीडियम जब एयर है तो फोर्स आया है F। तो पहले एयर मीडियम का फोर्स लिख लो। F बराबर क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। हो गया। अब कह रहा है क्या कि इफ दीज चार्जेज आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 विथ द सेम सेपरेशन बिटवीन देम देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। पहले कह रहा है क्या, बात समझ लो कि एयर मीडियम है, तब एयर मीडियम है तो फोर्स F, एयर मीडियम है तो फोर्स F। अब कह रहा है कि एयर मीडियम नहीं है। अब कह रहा है क्या कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, बीच का दूरी r है, और मान लीजिए बच्चों की एनी मीडियम है। एनी मीडियम मतलब अदर मीडियम कोई होगा, तो दूसरा कोई मीडियम है, तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, जो कितना दे दिया 5। तो इसी वक्त का फोर्स पूछ रहा है। तो याद करो एयर के अलावा दूसरा कोई मीडियम होगा, तो एयर के अलावा हो गया लगभग, तो उसको दीजिए, करेगा नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों एयर के अलावा दूसरा कोई मीडियम होगा तो आप फोर्स निकालने का फॉर्मूला दिमाग में आप सेट कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि जब एयर के अलावा दूसरा कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट न लिख करके केवल एप्सिलॉन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, एप्सिलॉन। और रिलेटिव परमिटिविटी के डिफिनीशन से आप लोग, जैसे यहाँ पे अगर एक मिनट रुक जाओ, पहले साफ थोड़ा सा अच्छे से इधर लिखने दो, पहले इधर लिखते हैं बच्चों। मान लो आप लोग को पढ़ाए थे कि एयर के अलावा अगर दूसरा कोई मीडियम होगा तो फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि एयर रहेगा तो ये लिखिएगा, एयर रहेगा तो ये लिखिएगा, और बच्चों एयर के अलावा दूसरा कोई मीडियम होगा तो वहां पे आप ये लिखिएगा। ठीक है बच्चों, फिर से गौर करिए, एयर रहेगा तो ये, एयर के अलावा दूसरा कोई मीडियम रहेगा तो ये लिखिएगा। तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से, तभी ना एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर के होता है रिलेटिव परमिटिविटी।
तो बोलेगा हाँ बिल्कुल पढ़े हुए हैं। तो इतना जब तुम लोग पढ़े हुए हो बच्चों, हम हर बात एकदम तोड़ के बता रहे हैं, तो यहाँ पे खुद कॉमन सेंस लगा लो। ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के अगर यहाँ रख दोगे तो एफ बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो खुद सामने तुम चेक करो, एकदम तुमको दिख जाएगा कि एयर है तब इतना है, अब विदाउट एयर है तो इतना है, एगो के का खाली अंतर है। तो इसका मतलब क्या रिलेशन आएगा, ऊपर वालों को रब्ड कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो गौर से देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो तुमको स्पष्ट दिखाई देगा बच्चों कि तुम बोलेगा कि सर एफ एयर में, तुम बोलेगा कि सर एफ एयर में फोर्स निकालने पर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, या एक मिनट पहले एफ एयर से पहले एफ मीडियम का ही लिख लें। बोलेगा कि सर एफ मीडियम बराबर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एयर में आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप खुद गौर करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर बाकी सब चीज तो सेम है, खाली के को छोड़ दीजिए तो ये एफ एयर हो जाएगा। अरे डायरेक्ट समझो, यहाँ पे इतना पावर बेलने का कोई जरूरी ही नहीं है, आप सिंपल समझ लो। एफ मीडियम में वो के को छोड़ दो तो बाकी एफ एयर के बराबर है। तो एफ मीडियम में एफ एयर बटा के लिख सकते हो, तो बिल्कुल। तो एफ मीडियम यहाँ से आ जाएगा, एफ मीडियम बराबर आ जाएगा एफ एयर बाई के। तो इस सवाल में एफ एयर यानी फोर्स एफ, एयर मीडियम का फोर्स एफ दिया हुआ है और डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू के दिया हुआ है, यानी विदाउट एयर में यानी दूसरे किसी मीडियम में फोर्स का वैल्यू पूछेगा तो हम बोलेंगे F/5। फिर से समझ लो, एयर मीडियम में अगर बच्चों फोर्स का वैल्यू F है तो विदाउट एयर में फोर्स का वैल्यू होगा F/5 इस सवाल के लिए, क्योंकि इस सवाल में डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू 5 दिया हुआ है और रिलेशन होता है F मीडियम बराबर F एयर बाई के। हम ऐसे अपने से तोड़ के समझा भी दिए, एक्सप्लेन भी कर दिए, इतना में खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीन पॉज करके इस सवाल को लिख लो और इस सवाल का आंसर भी मिला लो। इस सवाल का ऑप्शन सी होगा, यानी F/5। 16 नंबर का होगा ऑप्शन सी F/5। चलो लिख लो बच्चों। चलिए अब आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा, हम अगला सवाल पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे करा था यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर कोई आपसे यूनिट पूछेगा तो आप बताइए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो जब इतना होता है तो बताओ भाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, अब आप खुद कॉमन सेंस लगा लो, कूलम्स लॉ से इतना पढ़ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए तो 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों खुद पढ़े हो, तुम लोग को ये बात दिमाग में होगा कि 1/4 पाई मैथ्स का नंबर है, मैथ्स के नंबर का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है। तो जब मैथ्स के नंबर का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा तो हटा दीजिए। फोर्स का न्यूटन, Q1 चार्ज है तो इसका भी कुलम, Q2 भी चार्ज है तो कुलम, और आर स्क्वायर कूलम्स लॉ में यही होता है, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, बीच का दूरी R, मीडियम एयर मान लो। तो यहाँ पर R जो है दोनों चार्ज के बीच का दूरी है, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का बच्चों मीटर होता है यानी मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जब हो जाएगा तो यहाँ पे खुद गौर कर लो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आएगा कुलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा कुलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। यानी अब ऑप्शन मिला लो, कुलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, यानी सवाल का ऑप्शन डी होना चाहिए। यानी 17 नंबर का बच्चों को आपसे आंसर पूछेगा तो 17 का आंसर आप डी याद रखिएगा। उम्मीद करें क्लियर होगा आपका, इन सवालों में कोई डाउट नहीं होगा। ये सब तो कॉपी में भी करवाए हुए हैं आप लोग ऑफलाइन में, और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं अच्छे से देख लीजिए एक बार। कुलम्स लॉ ये होता है, ऐसे हम 1 शॉर्ट वीडियो भी आप लोग का अपलोड करेंगे तो आप उससे फायदा लीजिएगा। चैप्टर्स को पढ़ाएंगे 1 शॉर्ट करके, बॉडी गेम्स के लिए आपको फायदा मिलेगा। चलिए स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब आते हैं 18 नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्या कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस इज। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो एक लाइन में निकालो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट को अगर आप इधर ले आइए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अब खुद कॉमन सेंस लगा लीजिए, 1/4 पाई मैथ्स का नंबर है,
मैथ्स के नंबर का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, तो बताइए फोर्स का डायमेंशन, मैथ्स के नंबर का तो कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा, तो हटा दीजिए। अब आपको पता है बच्चों कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, Q1 चार्ज है तो इसका होता है AT, Q2 भी चार्ज है तो इसका होता है AT, और R स्क्वायर डिस्टेंस है तो इसका होता है L स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा बच्चों, A स्क्वायर T स्क्वायर बटा M L3 T का पावर -2। अब इसको ऊपर ले चलिए, सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू M1 ऊपर जाकर के M-1, L3 ऊपर जाकर के L-3, T-2 है तो ऊपर जाकर के +2, और पहले से बच्चों A स्क्वायर और T स्क्वायर मौजूद है, तो ढंग से सॉल्व करिएगा तो M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4 और A का पावर 2। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। यानी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला इतना हुआ, तो मिला ही कौन ऑप्शन है, M-1 L-3 और T4, M-1 L-3 T4 A2, यानी ऑप्शन ए। यानी 18 नंबर सवाल का बच्चों ऑप्शन ए सही होगा। आप इसको मिला लीजिए, 18 का ऑप्शन ए होगा। बोल क्लियर है बच्चों, इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा। उम्मीद करते कि जितना बढ़िया हम बता रहे हैं तोड़ के एकदम समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ये अच्छा सवाल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अब आते हैं 19 नंबर सवाल पे। तो कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम in a circular orbit of radius r, then the Coulombian force F between the two is, the electron is revolving around the nucleus in a hydrogen atom। मान लो कि कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम उटम है, तब जानते हो कोई भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो कह रहा है क्या, रेडियस आर है, तो कोलंबियन फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तो बहुत इजी वे में इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। 19वां नंबर सवाल है, ये सब तो आप लोग को ये केमिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा। थोड़ा सा देखिए पहले सवाल को फील के साथ। मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाएगा तो, और ये दोनों के बीच का रेडियस आर है, तो खुद बता रेडियस अगर आर है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो कुलम्स लॉ से पढ़े हो K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे K, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी मैग्नीट्यूड में ई ही बोलते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को भी मैग्नीट्यूड में ई ही बोलते हैं, बटा R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड में तो सीधा हो गया Ke स्क्वायर बाई R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में जैसे ही वेक्टर लगाओगे तो यहां पर हो जाएगा Ke स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, Ke स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन है तो निगेटिव। लेकिन बच्चों एक चीज और देखो, जब तुम यहां वेक्टर लगा रहे हो तो डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर जब लगाना पड़ेगा तो ऑप्शन में तुम्हारे यूनिट वेक्टर के टर्म में नहीं है, ऑप्शन में तुम्हारे वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होता तो ऐसे लिखते, तब ये सही होता। लेकिन इस सवाल पे लौटो, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहां पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो F बराबर माइनस Ke स्क्वायर आर वेक्टर बाई आर क्यू। ठीक है, अब तो बोलेगा आर वेक्टर यहां पर क्यों लगा दिए और नीचे आर क्यू क्यों कर दिए। तो बच्चों पढ़ लिखे की तरह गुना कर, दिमाग लगा लो। मैग्नीट्यूड में अगर लिखोगे तो एरो हटाओगे, तो मैग्नीट्यूड में अगर लिखोगे तो एरो हटाओगे तो ये एफ बन जाएगा, तो ये आर बन जाएगा, ये आर क्यू बन जाएगा। तो फिर आर क्यू से एक आर कट जाएगा। जैसे मैं लिख भी दे रहा है, मैग्नीट्यूड में अगर इसको लिखो तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, एफ बराबर के, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं होता है तो माइनस हट जाएगा, तो Ke स्क्वायर आर बटा आर क्यू। तो खुद देखो एक आर से एक आर मर जाएगा, तो एक आर से एक आर मर जाएगा, तो फिर पहले की तरह आर स्क्वायर बच जाएगा। तो हमको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है और वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम आराम से बोलेंगे कि भाई ये ऑप्शन सही होना चाहिए, Ke स्क्वायर आर आर क्यू, यानी ऑप्शन बी। और ये तो सिंपल है भाई कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो Q1 प्रोटॉन Q2 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज को भी शॉर्ट में ई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी शॉर्ट में ई बोलते हैं मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो माइनस ई, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो प्लस ई। तो डायरेक्शन में लिखेंगे तो माइनस ई प्लस ई, तो यहाँ माइनस आ गया। ऐसे भी ये डायरेक्शन है तो निगेटिव ही होगा। और यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर ऑप्शन हो कभी, मान लो इस सवाल में नहीं दिया हुआ है, हो सके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यूनिट वेक्टर के टर्म में ऑप्शन दे तो वैसे लिखना, अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वेक्टर के फॉर्म में दे तो ऐसे लिखना। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। बच्चा वाला सवाल है एकदम ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
कह रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग से पूछ रहा है, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो आप लोग को पता है कि हम पढ़ाए थे कि एयर वेयर का 1 होता है और मेटल वेटल का इनफाइनाइट होता है। तो ये सब तो कुछ बताने का विषय ही नहीं है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में जो बाइंड किया जाता है, बांधा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन्ड बाउंड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिमेन बाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बांध के रखा जाता है, तो वह किस फोर्स के कारण? तो देखो भाई याद रखना, यहां पर हम दो सवाल समझाते हैं। देखो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन को जब बांध के रखा जाएगा, प्रोटॉन को, सवाल समझ लो, यहां पर एक और सवाल बन रहा है जो मॉडर्न में एक्सप्लेन होगा कि न्यूक्लियस के अंदर में अगर प्रोटॉन को बांध के रखोगे तो वो होता है न्यूक्लियर फोर्स के वजह से, किसके? न्यूक्लियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन केबल, इस सवाल में इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन केबल अगर सर्कुलर ऑर्बिट के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है चारों तरफ, तो ये बात याद रखो, इलेक्ट्रॉन केवल इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, क्यों? क्योंकि सेंटर के तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगता है और इसको बाहर के तरफ बाइलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके ऑप्शन में सेंट्रीफ्यूगल कहीं चर्चा नहीं है, तो केवल इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इस सवाल में हम टिक मारेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर लगा यानी इलेक्ट्रिक अंदर लगता है और एमएससी बाहर। अभी तुरंत देखो इससे पहले वाले सवाल में कि प्रोटॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, तो खुद कॉमन सेंस लगा लो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही ना होता है, K(Q1Q2/r²। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पकड़ के रखता है इसको, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। और उसका लॉजिक भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगते रहता है, और अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। चलो समझ में आ गया होगा, तो इस सवाल का इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? के का यूनिट पूछ रहा है, के मतलब 1/4πε0। तो कूलम्स लॉ से डायरेक्ट निकाल दो ना, F बराबर K Q1Q2/r² होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या दिख रहा है, FR² बराबर K Q1Q2, तो K बराबर बच्चों आ जाएगा FR²/Q1Q2। तो खुद कॉमन सेंस लगा लो, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो सब बच्चा बोलेगा न्यूटन। अरे भाई फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो बोलोगे न्यूटन, और r डिस्टेंस है तो इसका मीटर स्क्वायर, Q1 चार्ज है तो कुलम, और Q2 भी चार्ज है तो कुलम। तो सॉल्व करके अच्छे से लिख लो, तो आ गया K बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलम कुलम तो कुलम स्क्वायर, और ऊपर ले जाओगे तो कुलम का पावर -2। देख लो फिर से, नीचे कुलम कुलम तो कुलम स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो कुलम का पावर -2। ऑप्शन मिलाओ क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम का पावर -2, यानी ऑप्शन बी सही होगा 22 नंबर का। 22 नंबर का बच्चों क्या सही होगा, ऑप्शन बी। अब ये तो बहुत आसान सवाल था, लिख लो भाई, ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, लिखो। अब आते हैं 23 नंबर सवाल पे। तो 23 नंबर सवाल पे बच्चों गौर से देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बच्चों 1 होता है, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, इसमें मेरे समझ से कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1। चलिए 23 नंबर भी हो गया। अब 24 नंबर पे आइए, तो ये अच्छा सवाल है, पहले सवाल समझिए। कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with adjacent charges represented by a distance d. The magnitude of the force on charge from its nearest neighboring charge is F. Let I cap be the unit vector along positive x-axis. Then net force on each charge from left to right. देखो भाई, इस सवाल को हम थोड़ा अपने तरीका से पहले एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, कह रहा है क्या कि मान लो 3 गो आइडेंटिकल चार्ज दे दिया, Q Q Q, एगो ऑरिजिन पे है मान लो, इससे D डिस्टेंस, तो पॉइंट पहले एक मिनट को, 3 गो पॉइंट है ना, तो पहले पॉइंट दे दो। मान लो ये ऑरिजिन पे है तो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब मान लो ये D दूरी पे है, ये भी D है, तो मान लो कि हम पॉइंट 1 पे अगर 2 और 3 के लिए फोर्स निकाले पहले, तो क्या आएगा सो बताओ। तो हम पॉइंट 1 पे अगर निकालेंगे, पॉइंट 1 पे फोर्स,
ड्यू टू 2 and 3, मतलब 2 और 3 के चार्ज, फिर से बोल रहे समझ लो, 2 और 3 के चार्ज के कारण 1 पे हम 2 और 3 के चार्ज के कारण 1 के चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें कौन बड़ा बात है, लो बना दो। यानी एगो फोर्स का नाम लिख लो F12। F12 क्या होगा, KQQ बाई दूरी के जगह पर d²। अरे हाँ ना बोलो, 2 1 पे जब फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन ही F12 यानी निगेटिव तरफ, तो इसका डायरेक्शन में हम ब्रैकेट में लिख भी देंगे नेगेटिव आई। ये ऑप्शन में डायरेक्शन है लगा हुआ इसलिए नेगेटिव आई। तो F12 क्या है, कोई बोलेगा KQ² बाई d²। अरे आया तो बोलोगे हाँ। अब कह रहा है क्या, F12 जब आ गया KQ² बाई d², अब कह रहा है क्या कि अब 3 जो 1 पे फोर्स लगाएगा F13, 3 और 1 के बीच का हम बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा KQQ, आई दूरी क्या हो जाएगा D और D, है कि हम तो 2 चार्ज के बीच का दूरी लेते हैं, तो अभी हम 1 और 3 के बीच निकालेंगे तो एगो 1 है एगो 3, तो ये दोनों के बीच का दूरी 2D हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, 2D का स्क्वायर। बहुत अच्छा बच्चों, तो 2D का स्क्वायर जब हो जाएगा तो F13 आ जाएगा बच्चों KQ² बाई 4D², KQ² बाई 4D²। तो अब तुम इन दोनों में रिलेशन अगर इक्वेट, पहले बात समझ लो, तो इसका भी डायरेक्शन अगर देखोगे तो कोई बोलेगा कि सर इसका भी डायरेक्शन तो निगेटिव की तरफ ही है, F13 का डायरेक्शन भी निगेटिव आई की तरफ ही है, तो इसका भी डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन की अगर बात करोगे, इसके भी डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो कोई बोलेगा कि इसका भी डायरेक्शन निगेटिव आई के तरफ है। डायरेक्शन किसके तरफ है, निगेटिव आई के तरफ है, ऐसे F13। तो जब ये दोनों का डायरेक्शन निगेटिव आई की तरफ है, क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं, इतना में अपना बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, लिखना हो तो। अब तुम खुद देखो, निगेटिव आई की तरफ है तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो निगेटिव में जोड़ दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, गौर से देखो, रिलेशन निकाल लो। F12 ये है ना, तो हाँ, तो देखिए इधर अच्छे से लिख रहे हैं, F12 क्या है, तो बोलोगे सर F12 जो है वो आया KQ² बाई d²। तो मान लो इसको हम F मान लिए, तब यहां देखो F13 क्या है, KQ² बाई d² है, वो 4 भी साथ में बटा में है, तो इतना को फिर चाहोगे तो तुम F लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो इतना को और तुम F लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, जैसे इतना को F लिखे हो तो इसको और इसके टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, F/4। यानी F12 आया F, F13 आया F/4। ये बढ़िया सवाल है। और दोनों का डायरेक्शन है निगेटिव आई, देखो निगेटिव आई लिखे हुए दोनों में, दोनों का डायरेक्शन है निगेटिव आई, तो दोनों को जोड़ दो। तो अभी बता, नेट फोर्स एट 1, नेट फोर्स एट पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, तो तुम बोलोगे कि सर पॉइंट 1 पे, तो दोनों को जोड़ लो निगेटिव साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा F माइनस F/4, दोनों को निगेटिव साइन के साथ जोड़ लिए तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर माइनस 4F माइनस F, तो आ गया माइनस 5F/4। अब माइनस के साथ साथ आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस पर है तो आई कैप, तो एक तो ऑप्शन ये मैच कर गया। अब तुम खुद पहले समझ लो कि 2 और 3 के चलते 1 पे जो फोर्स निकाले वो इतना आया, बोलेगा हाँ बिल्कुल सर। तो अब तो इस फिगर को यहां पर देख, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है और 3 यहां पे, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां भी Q। तो अब बता, अगर 2 पे निकालेंगे तो 1 जो 2 पर जितना फोर्स लगाएगा, जैसे मान लो ऐसे देखो, एक मिनट तो छोटा छोटा करके लिखते हैं, मान लो F12 की बात करें तो F12 भी अगर मान लो F आया तो F23 भी F ही आएगा। हाँ बोलो बच्चों, आगे Q Q और दूरी D,
इधर से ही बोलो क्यू क्यू और दूरी d। तो बता भाई जितना F12 आएगा उतना ही F23 भी आएगा, ये F तो ये भी F, ठीक है। तो ये F और F तो एक पॉजिटिव हुआ, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन निगेटिव। तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो दोनों को जोड़ोगे तो F नेट जो है 0.2 पे वो क्या आ जाएगा 0। तो गौर से देखो 0.1 पे F नेट आया है 5/4 F i कैप, 0.2 पे क्या आया 0। फिर उसी 0.3 पे करेगा तो 1 लगाएगा तो ये डायरेक्शन, फिर अगर वैसे ही 0.13 पे लगाएगा तो ये डायरेक्शन, 2.3 पे लगाएगा तो ये डायरेक्शन। तो जो रिजल्ट 1 पे आया है वही रिजल्ट 3 पे आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन है तो इस बार प्लस आई कैप होगा। यानी अगर आपसे कोई बोले, इधर साइड में लिख दे रहे हैं, यानी अगर आपसे कोई बोले 3 पे बताओ तो कोई बच्चा ओरली समझ लेगा, इसको सॉल्व करे क्या टाइम पास करे। एफ नेट जो होगा 3 पे वो हो जाएगा बच्चों, 3 वाले पे एफ नेट जो आएगा वो हो जाएगा 5/4 आई कैप प्लस में, 5/4 आई कैप प्लस में, एंड एफ तो रहेगा ना 5/4 एफ। जैसे यहां पर -5f/4 आई कैप है, एक्सप्लेन करके बताओ, वहां पे +5f/4 आई कैप आएगा। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। अरे भाई फिर देख ले, 2 3 1 पे लगाएगा, 3 1 पे लगाएगा, तो जितना आएगा उतना ही ना 1 3 पे लगाएगा, 2 3 पे लगाएगा। समझ आ रहा है। तो अब बताओ ऑप्शन खुद मिला लो। तो एक 1 पे आएगा 5f/4 आई, 2 पे आएगा 0, 3 पे आएगा +5f/4 आई। यानी इस सवाल का ऑप्शन मैच कर जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करें समझ में आया होगा 100%। पहले इसको सॉल्व किए हैं, उधर दिख रहा होगा खुद से, उसके अकॉर्डिंग लिख लोगे। उम्मीद करते इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। चलो अच्छा है। अब आते हैं 25वां नंबर सवाल पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो भाई फिर देख लो, कूलम्स लॉ में पढ़े हो दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर भी देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अगर गौर से देख लो, एक फोर्स अगर तुम इस डायरेक्शन वाला प्लस लोगे, इस डायरेक्शन वाला अगर माइनस लोगे, तो नेट जो आएगा, जो भी आएगा वह 0 से छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से गौर से देख लो, फोर्सेज का डायरेक्शन अपोजिट मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है, और अट्रैक्टिव नेचर का है तो अगर ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो खुद सोच लो कि यहाँ पर निगेटिव शोक होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो 0 से छोटा होगा, मतलब 0 बड़ा होगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आप देख लो 25वां नंबर सवाल का आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। नहीं गलत बोल दिए ना, सॉरी, गलत बोल दिए ना। अरे भाई कूलम्स लॉ में क्या पढ़े हो? कूलम्स लॉ में तो यही ना पढ़े हो कि दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। गलत बोल दिए, सॉरी। कूलम्स लॉ में दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब कि एक अगर प्लस, मान लो एक अगर प्लस एफ होगा तो दूसरा माइनस एफ होगा। तो एक जितना प्लस में दूसरा उतना माइनस में, तो दोनों को जोड़ेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। यानी Q1 नेट फोर्स अगर 0, तो गौर से देख F बराबर KQ1 Q2/r² होता है। खुद देख यहाँ पर चार्ज का गलत रिलेशन बोल दिए थे। F नेट अगर 0 होगा तो खुद सोचो 0 करो, तो 0 बराबर KQ1 Q2/r², तो 0 गुने r² यानी 0, तो 0 बराबर KQ1 Q2, तो खुद देखो 0/K बराबर Q1 Q2, तो ये पूरा 0, तो 0 बराबर Q1 Q2, यानी Q1 Q2 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। गलती से हम ए बोल दिए भाई, चार्ज को हम देख करके कि 0 से छोटा होगा। भाई यहाँ पर खुद देख लो, यहाँ चार्ज के लिए रिलेशन पूछा है फोर्स के टर्म में, तो ये बात तो 100 बार पढ़ा है कि कूलम्स लॉ में दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो नेट फोर्स 0, तो नेट चार्ज का प्रोडक्ट भी क्या होगा 0। अच्छे से हम एक्सप्लेन भी कर दिए, देख लो बच्चों। 25 नंबर, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। चलो अब आते हैं 26 नंबर पे। तो देख लो 26 का कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक लाइन का सवाल है भाई, F बराबर QE होता है, तो E बराबर F/Q होता है,
तो खुद बताओ, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम हुआ। या इसको ऊपर कर दोगे तो न्यूटन कूलम का पावर -1। तो कौन ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो इसका मार लो ऑप्शन सी। चलो 26 हो गया। अब आते हैं 27वां नंबर सवाल पे। कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। मतलब स्टेशनरी चार्ज के अंदर में फोर्स कितना होगा भाई? तो F बराबर QE। F बराबर क्या होता है? QE। तो F बराबर QE। तो फोर्स यहां पर कौन ऑप्शन है? B। तो 27 नंबर का ये हो जाएगा, 27 का आपका आ जाएगा B। लिख लो। अब 28 नंबर का आ रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इज Q एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज Q0 इज E। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय Q0 माइनस Q0। ओरिजिनल सवाल में क्या है टेस्ट चार्ज का? एक मिनट रुक जाओ। तो ये तुम्हारा कितना है? 28वां नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ, यही बोल रहा है कि टेस्ट चार्ज जब Q0 है, ऐसे देखो F बराबर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम लिखते थे तो याद करो पहले फॉर्मूला, तो तुम लोग बताते थे ना E बराबर F बाई Q0। हाँ ना, बोलो। तो वही बोल रहा है क्या कि जब टेस्ट चार्ज प्लस Q0 है उस वक्त का इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो टेस्ट चार्ज जब माइनस Q0 हो जाएगा तब का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कोई भी होशियार लड़का बोल देगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा। E रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करता है, न कि टेस्ट चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी E रहेगा। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट चार्ज पे, सोर्स चार्ज पे। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अब 29 नंबर पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R वेरीज विथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद करो, पॉइंट चार्ज के कारण R दूरी पे अगर कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बाई R स्क्वायर पर है, पढ़े हुए फेमस फॉर्मूला है। तो सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज के लिए अगर ये इतना होगा तो इसमें रिलेशन क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिपेंड करेगा R स्क्वायर पे, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली। तो इसको ऊपर अगर ले जाओगे तो क्या होगा? E प्रोपोर्शनल R का पावर -2। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करेगा? तो R का पावर -2, यानी इसका भी ऑप्शन डी सही होगा 29 नंबर का। लिख लो इसको, 29 का भी ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं बच्चों 30वें नंबर पे। 30वां नंबर का आ रहा है क्या कि लेट N1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोइंग ऑन ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड A दैट इनक्लोज्ड an isolated point charge 2Q, that enclosed an isolated point charge 2Q and N2 be the corresponding number for an imaginary sphere of radius A that enclosed an isolated point charge 3Q, then N1 by N2। तो यहाँ पे खुद कॉमन सेंस लगा लो कि जब N1 नंबर ऑफ टर्न है, N1 भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो N1 जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस वक्त के लिए चार्ज कितना है? 2Q। तो याद कर लो, नंबर ऑफ टर्न जो होता है वह चार्ज पे, यहाँ पे क्या कर रहा है? N1 भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वह चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। नियम याद रख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। आगे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। जब मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होने का मेन सोर्स चार्ज होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो N1 बराबर क्या आ गया? K। N1 बराबर क्या आ गया? K 2Q। N1 बराबर क्या आ गया? K 2Q। तो N1 बराबर जब आ गया K 2Q, वैसे ही N2 प्रोपोर्शनल 3Q। तो N2 बराबर आ गया K 3Q, क्या कि प्रोपोर्शनल आगे इक्वल टू दोगे तो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ N1 बटा N2 का रेशियो पूछ रहा है। तो N1 बटा N2 क्या हो जाएगा? K 2Q बटा K 3Q। K से K कट जाएगा तो N1 बाई N2 आ जाएगा। Q से Q भी कट जाएगा तो N1 बाई N2 आ जाएगा 2/3। N1 बाई N2 क्या आ जाएगा? 2/3। 30वां नंबर सवाल हो गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं
कि आज के वीडियो में हम आप लोग को जो भी क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग खूब बढ़िया समझ में आया होगा, खूब मजा आया होगा ऑब्जेक्टिव में। तो 30 ऑब्जेक्टिव आज हम कराए, हर वीडियो में हम 30, 35, 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। आज हम स्टार्ट किए हैं बच्चों, कल हम लाइव आए थे, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गया तो इसलिए हम आज रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। 1-2 दिन में सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो मिला जुला के सही क्वालिटी में हम अच्छे से बनाए हैं और आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरा सवाल सॉल्व करिए, पूरा एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा। और बच्चों हम साथ साथ हर चैप्टर का 5 नंबर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको लेक्चर समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाई अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। थैंक यू।